बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको राजधानी जयपुर से, जहां चाकसू से खबर आ रही है। दो समुदाय के झगड़ों में का ये मामला है। मारपीट के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। जयपुर के चाकसू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में हिंसक मारपीट हो गई थी। लाठी डंडों से मारपीट हुई थी। 6 लोग इसमें घायल हुए थे। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही थी। और अब बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इसमें यह, 3 नाबालिगों को इस पूरे मामले में निरुद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ और आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस उन सबकी जांच पर तलाश कर रही है। शांतिपूर्ण माहौल फिलहाल कायम रखने में पुलिस को कामयाबी मिली है। 4 लोगों की गिरफ्तारी और 3 अलग से नाबालिगों को निरुद्ध भी इस पूरे प्रकरण में कर लिया गया। आपको बता दें, 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिनमें 2 लोग गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा था। बारह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला ने युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। समाजसेवक पीयूष गर्ग पर घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप है। एक पुलिसकर्मी के भी वारदात में शामिल होने की बात सामने आ रही है। महिला ने पीयूष गर्ग के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। 2 मार्च को केस दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई न होने पर महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया। कार्रवाई न होने पर महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जिसके बाद अब महिला ने युवक पर भी पहले छेड़खानी का आरोप लगाया था। पुलिस के पास अब साक्ष्य जुटाने का भी संभावनाएं बनती जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस अब बेहतर कार्रवाई कर सकती है। ये मामला, एक पीयूष गर्ग और एक वो पुलिस वाला, दोनों मेरे घर में घुसे और पीयूष गर्ग ने मेरे साथ छेड़छानी करी कमरे में घुसकर। 1 तारीख से लेके आज 6 तारीख, 1 तारीख को मैंने मुकदमा दर्ज किया था, आज 6 तारीख हो चुकी है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और वो मेरे पति को धमका रहा है कि अगर तेने वो मुकदमा नहीं लिया तो हम तेरे को जान से मार देंगे। और पैसे देके सौदा कर रहा है, 10 लाख ले ले, 5 लाख दे दे, हम कोई बिकाऊ थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं आज यहीं रहूँगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कल भी आत्महत्या करने की कोशिश करी है, और अगर आगे नहीं करी तो मैं यहीं पर अपनी आत्महत्या कर लूँगी। मेला थाने पे पीयूष गर्ग के खिलाफ अपने मकान पे आके वो छेड़छाड़ करने का प्रकरण मेरा थाना 12 पे दर्ज करवाया था। थाने पर प्रकरण दर्ज करवाने के पश्चात अनुसंधान किया जा रहा है और उसमें अब तक फरियादी के बयान करवाए जा चुके हैं और मुलजिम को अब अनुसंधान हेतु नोटिस दिया गया है। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब फ्रिज का दरवाजा खोलते ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के चलते युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। सदर थाना क्षेत्र के पाड़ी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर फ्रिज ब्लास्ट में एक युवक की मृत्यु हो गई है। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, ब्लास्ट हो गया फ्रिज के सिस्टम में, और जिसकी वजह से युवक की जान चली गई है। सदर थाना क्षेत्र के पाड़ी क्षेत्र का ये मामला है। फ्रिज का दरवाज़ा खोलते ही ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक युवक की जान चली गई है। सिरोही से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज पाड़ी गांव में गौतम पुत्र जवाहरा राम जी सरगरा, उम्र 31 साल की, अचानक फ्रिज ब्लास्ट होने से उसमें जलने से मौत हो गई है। जांच करके उसका पता लगाया जाएगा कि कैसे हुई है। संवाददाता कोमल यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, बड़ी घटना ये हो गई, क्या कुछ जानकारी लग रही है? क्या कारण हो सकता है फ्रिज ब्लास्ट का? देखिए, ये बड़ी एक आश्चर्यजनक घटना घट गई कि सामान्य तौर पे आदमी फ्रिज रखता है घर में कि तमाम वहाँ की सारी चीजें रख सके, उसका उपयोग कर सके। लेकिन अगर फ्रिज में ब्लास्ट हो जाए, किसी को जानकारी और जान चली जाए, तो बहुत ये दुखद घटना है। और इसी तरह की घटना सिरोही जिले के पाड़ी गाँव में हुई है कि उसमें युवक था 21 साल 22 साल का, और वो जैसे ही फ्रिज खोला उसमें तेज आवाज हुई और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद उसके चिथड़े उड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम जो आला अफसर थे मौके पहुंचे, तब तक वो मृत घोषित कर दिया था। और मुझे लगता है कि इसकी शॉर्ट सर्किट का मामला हो सकता है, क्योंकि कई बार बिजली ऊपर नीचे होने से वो कंप्रेसर होता है, तो इसलिए वो बिजली की वजह से ही वो फ्रिज फटा, जिससे उसकी मौत हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और जो भी होगा रिपोर्ट उसके बाद पुलिस बताएगी कि क्या मामला है। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, बात करेंगे अब अजमेर की, जहां से एक और बड़ी खबर आ रही है। लोगों ने मादक पदार्थ तस्कर को पकड़ लिया। युवक के बैग से अफीम मिली की सूचना थी। एलिवेटेड रोड पर तस्कर की कार के अन्य वाहन से टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद वाहन चालकों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में तस्कर के बैग से मादक पदार्थ सड़क पर जा गिरा। स्थानीय लोगों ने क्लॉक टावर थाना पुलिस को सूचना दी। युवक को हिरासत में ले लिया गया।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब दो वाहन चालकों की भिड़ंत आपस में हो गई और उसी दौरान एक चालक के जेब से, उसके बैग से सामान गिरा जिसमें मादक पदार्थ अफीम होने का शक हुआ लोगों को। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कोटा से फिर एक बार दर्दनाक खबर आ रही है, जहां एक बार फिर एक घर का चिराग बुझ गया। कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगा लिया। स्टूडेंट के रूम में सुसाइड नोट मिला है। वहीं परिवार ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इसका जिम्मेदार बताकर कार्रवाई की मांग की है। कोचिंग सिटी कोटा से एक बार फिर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगा लिया। पुलिस को स्टूडेंट के रूम से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा था कि वो माता पिता का सपना पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनसे माफी मांग रहा है। ये घटना बुधवार रात 10 बजे की है, जिसके बाद यूजी और पीजी के छात्र प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। वो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सर मेरा छोटा भाई है, साथ खाना खाते थे सर यहाँ कॉलेज में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं है सर, बिल्कुल भी। वो बच्चा पहले भी कोई चीटिंग के चक्कर में उसको 2 साल की ब्रेक लगाई, कल परसों मिलने गया था सर उनसे, उनको गाली वाली देके सर भगाया गया है। मेरा सर यही कहना है कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाए। किसी का फ़ोन करवा दें, किसी के पापा टीचर हैं, कोई नेताओं का फ़ोन करवा दें, उनके नंबर बढ़ा देते हैं सर। गाँव से सरकारी स्कूल से आते हैं हम लोग सर, तो प्लीज़ मेरा तो यही संदेश है, इन लोगों को यही बोलना है कि प्लीज़ सबको समान व्यवहार से रखना चाहिए। अगर आप उनके नंबर बढ़ा रहे तो कम से कम इनको एग्जाम में तो बिठा लो। उनके 200 में से 190 नंबर दे दो, तो कम से कम इनको 100 तो नंबर दे दो, पास तो कर दो सर। ये गांव के बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं सर, इनको आगे बढ़ने का मौका तो दो सर कम से कम बस। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा कि कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्र सुनील बैरवा को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। वो मनोचिकित्सकों की सलाह पर दवाइयाँ भी ले रहा था। दरअसल बस्सी का रहने वाला 28 साल का सुनील बैरवा कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा था। वो हॉस्टल 3 में रहता था। उसने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। जब वो बुधवार को भी दिखाई नहीं दिया तो रात को उसके साथ हॉस्टल में रहने वाले लड़कों ने उसके कमरे में देखा तो वो फंदे पर लटका मिला। पोस्टमार्टम के बाद छात्र के शव को माता पिता को सौंप दिया गया। कोटा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सुनील बैरवा के सुसाइड मामले के बाद गतिरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये मेडिकल कॉलेज परिसर है और यहाँ पर जो है तमाम जो स्टूडेंट है वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं। विरोध इस बात का क्योंकि जिस तरह का आरोप लगाया गया है परिजनों और स्टूडेंट्स की ओर से कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और जो सुसाइड नोट उसने लिखा है उसको सार्वजनिक करने की भी जो है स्टूडेंट मांग कर रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से उसका जो सुसाइड हुआ है उससे पहले वो प्रताड़ित था और प्रताड़ना के चलते ही उसने ये आत्मघाती कदम उठाया है। घटना के बाद में पुलिस ने जो है शव का पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया है। मेडिकल कॉलेज की जो प्राचार्य हैं उनका जो है मेडिकल जो स्टूडेंट है उन्होंने घेराव किया था और अपनी मांगे रखी थी कि जिस तरह से कॉलेज में जिस तरह का माहौल है उस माहौल को बदला जाए और स्टूडेंट जो है वो लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर जो परिसर है इसमें वो धरने पर बैठ गए। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इससे पहले जो है तमाम जो हंगामा हुआ और जो मांग की गई कि जो दोषी लोग हैं उनको सख्त सजा दी जाए, इसकी जो है इन्होंने मांग की है। फिलहाल जो है इनका धरना यहाँ पर लगातार जारी है और मांग जो इनकी है वो ये है कि जो भी दोषी लोग हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मामले को लेकर पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही और हंगामे को शांत कराती नजर आई। सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे लड़के सुनील कुमार नामक व्यक्ति ने रूम नंबर 105 में गले में फांसी का फंदा लगाकर पंखे के लगे करने से उसकी मौत हो गई। मौके पर जाकर उसकी डेड बॉडी को मौके पर शिफ्ट कराया। परिजन आ गया, परिजनों ने रिपोर्ट पेश की है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और आगे जांच की जाएगी। वहीं हंगामे के बाद अब कॉलेज प्रशासन ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है जो पूरे मामले की जांच करेगी। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना इतना सब होने के बाद भी कह रही हैं कि स्टूडेंट को प्रताड़ित करने की मुझे कभी किसी ने शिकायत नहीं की। मुझे पूरी घटना से मैं खुद विचलित हूँ और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में मंथन करके आज मैं सभी HODs के साथ मीटिंग करके उनके फीडबैक लेके कि हम किस तरह से, क्योंकि
ये इस समय की स्थिति ऐसी है कि बच्चे बहुत जल्दी अवसाद में आ रहे हैं, तो उनको 1 to 1 कैसे कनेक्ट किया जाए, उनकी मन की स्थिति कैसे पता लगाई जाए, किस तरह से हम टीचर्स उनके संग कनेक्टेड रहें, वो उस पे कार्य करने का पूरा प्रयास रहेगा। वैसे देखा जाए तो इस साल कोटा में सुसाइड का 8वां केस है। इससे पहले 11 फरवरी को कोटा में नीट स्टूडेंट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। यानी शिक्षा का दबाव कहें या कुछ और, कोटा छात्रों की लगातार कब्रगाह बन रहा है, लेकिन उन पीड़ित छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। सीकर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 देसी पिस्तौल, 1 खाली मैगजीन के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक कार भी जब्त कर ली। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर राजस्थान में पहले गहलोत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण करवाया था, लेकिन अब इसके उद्घाटन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 8 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के उद्घाटन को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि क्लब का उद्घाटन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हो चुका है, लेकिन वर्तमान सरकार वाहवाही बटोरने के लिए फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का उद्घाटन कर रही है, जिसका कांग्रेस के नेता कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया है। तो टीकाराम जूली ने इस पूरे उद्घाटन का विरोध अपनी तरफ से दर्ज कराया। उनका कहना है कि उद्घाटन पहले ही हो चुका है, फिर अब किस बात का उद्घाटन हो रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास, निर्माण कार्य और उद्घाटन पुराने कांग्रेस समय में हो गया था, जिसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, CP जोशी जी, शांति धारीवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, सब लोग उसके अंदर शामिल थे। उनकी पट्टिका बाकायदा दोनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर लगी हुई है। उसके बावजूद शुभारंभ के नाम पे वापस इसका उद्घाटन ये लोग करना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ ये गलत परंपरा यहाँ चल रही है। इस गलत परंपरा का हमारी पूरी पार्टी और हमारा पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से ये लोग आज जयपुर के अंदर शुरू कर रहे हैं और कल ये लोग इसको पूरे राजस्थान के अंदर शुरू करेंगे और कई जगह कर ही रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बना, उसका शिलान्यास भी हुआ, अब उसका शुभारंभ हो रहेगा। तो किसी चीज का शुभारंभ करें और शुभारंभ करने से पहले हम कुछ लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं राजस्थान, पक्ष और विपक्ष के लोगों को भोजन पर आमंत्रित करें और देश के लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी को आमंत्रित करें, तो इनको क्या आपत्ति होनी चाहिए उसको? हेलो, कौन मना कर रहा है कि बिल्डिंग कब बनी कब नहीं बनी, लेकिन उसका शुभारंभ सही तरीके से हो, लोग उसका सदुपयोग करें और शुभारंभ के समय पर हवन पूजन हो, जो सनातन संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में हम सब समझते हैं कि हम भी यदि कोई अपना घर बदल करके दूसरा घर लेते हैं तो उसमें भी पूजा अर्चना करते हैं, नया घर बनाते हैं तो उसमें भी पूजा अर्चना करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की शुरुआत हो और उस पर हवन यज्ञ करके पूजा अर्चना हो और सारे विधायक वहाँ मौजूद रहें, तो इसमें बुराई क्या है? अब बताइए, इस पर भी राजनीति हो रही है। इनको राजनीतिक यानी कि मुद्दा विहीन राजनीति करने का एक फोबिया हो गया है, उसको ये हमेशा करते रहते हैं। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ में पुलिस दबिश के दौरान मासूम बच्ची की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह पीड़ित निवास पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया, मामले में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके हक के लिए लड़ेगी, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। इसके पश्चात गांव के मदरसे पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। यहाँ के जो 2 गाड़ी भर के पुलिस आई है यहाँ लोग, उन सबों को दोषी माना गया है। मैं खुद पीड़ित परिवार से मिला हूँ,
आज हम सब लोगों को बहुत ज्यादा दुखी है कि आप सोचिए उस माता और उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि 1 साल की बच्ची की मौत हो जाती है उन परिस्थितियों के अंदर। आज आप देखिए राजस्थान की पुलिस, राजस्थान का डीजी, राजस्थान का होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के अंदर इतना सा भी दर्द नहीं है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई। आज यहाँ सब इकट्ठे होके एजिटेशन के मोड में क्यों आ रहे हैं? अगर ये काम पुलिस का काम है तुरंत उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, जांच करवानी चाहिए थी, जितने भी लोग हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए था। एक तो यहाँ जांच होनी चाहिए और अलवर जिले की पुलिस उसको जांच ना करे, दूसरे जिले की पुलिस आकर यहाँ जांच करे, सीनियर ऑफिसर जांच करे। और जांच के दौरान आप सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ के थाने के लोग हैं, जो वहाँ के सिपाही हैं, वो अगर अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो वो जांच निष्पक्ष रूप से नहीं होती है। तो उन लोगों के ऊपर उनको सस्पेंड करा जाए, उनको लाइन हाजिर करा जाए और उसके बाद जांच हो, और जांच के ऊपर जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। उधर राजधानी में जुआघर चलाकर आतंक मचाने वाले सटोरियों का जुलूस निकाला गया। पुलिस ने एक साथ 41 सटोरियों का जुलूस निकाला है। संजय सर्कल थाने से कलेक्ट्रेट सर्कल तक सटोरियों की परेड कराई गई। एडिशनल डीएसपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत समेत नॉर्थ जिला पुलिस भी इस दौरान मौजूद रही। ये हम इनको जो मुलजिम है जिनको रात को पकड़ा गया है घटना करते हुए, लगभग 40-44 लोग हैं और उनसे हमने 48 लाख और 80,000 रुपये बरामद किए। और क्योंकि मुलजिम ज़्यादा थे इसलिए इनको पैदल ही कोर्ट लेके जा रहे हैं। प्रदेश के विवादित खेल संघों पर खेल मंत्री सख्त दिखाई दे रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। राजस्थान में खेल संघों को लेकर अब जो है खेल डिपार्टमेंट और जो तमाम जो अधिकारी और मंत्री हैं वो अब जो है सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन संघों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान खिलाड़ियों को हो रहा है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह जी। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार जो खेल संघ है कई ऐसे जिनकी वजह से जो है खिलाड़ियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखिए, सरकारों की ये जिम्मेदारी रहती है कि व्यवस्था देखकर खेलों को इस विषय पर प्रोत्साहन दें। अगर हमें लग रहा है कि खेल को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा, खिलाड़ियों को दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, फिटनेस को, स्वास्थ्य को, हर तरह से देश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के अंदर हमारी सरकार अभी बनी है और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने स्पष्ट करा है कि हम खेलों को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से केंद्र के अंदर टारगेट ओलंपिक पोडियम एक स्कीम है, अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को वहाँ पर वो समर्थन दे रहे हैं, आर्थिक समर्थन दे रहे हैं, ट्रेनिंग का, कोचिंग का, ट्रैवलिंग का, स्पोर्ट्स साइंस का। उसी तरह हमारी सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि हम राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ने के लिए इस तरह का समर्थन देंगे। अब ये सारे खेल जो हैं वो संघों द्वारा गवर्नड होते हैं, उनका सारा रख रखाव खेल संघ करते हैं। खेल संघ सोसाइटी होते हैं, उसके लिए भी हमारा स्पोर्ट्स एक्ट बना हुआ है। अब देखा क्या गया है कि बहुत सारे खेल संघ ऐसे हैं जो एक खेल के लिए 3-3 खेल संघ आपस में उनमें विवाद है और उससे नुकसान होता है खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों की टीम का चयन नहीं हो पाता, कौन सा संघ सिलेक्शन करेगा, टीम कौन सा संघ भेजेगा वो नहीं हो पाता। एक आध संघ जो भेज भी देता है, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं होता तो खिलाड़ियों को अवार्ड नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलता, रिक्रूटमेंट नहीं मिलता। ये जो आपस में संघों के अंदर विवाद है, इससे फाइनली नुकसान किसका हो रहा है? खिलाड़ियों का हो रहा है और राजस्थान प्रदेश का हो रहा है, देश का हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि अब इसके ऊपर कदम उठाए जाएं और इसमें हमने एक पत्र भेजा है सभी खेल संघों को, सभी लोगों को कि हमें ये विवाद खत्म करने। अगर वो आपस में ये विवाद खत्म नहीं कर सकते तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और स्पोर्ट्स एक्ट के तहत हम उसके अंदर एक कोई कमेटी चला देंगे, संचालन के लिए एक कमेटी लगा देंगे और फिर उस संघ के अंदर हम एक चुनाव करवाएंगे। तो हम निश्चित रूप से खिलाड़ियों के हित में और खेल के हित में स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कदम उठाने वाला है। ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो खेल संघों के बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद की वजह से जो खिलाड़ी होते हैं राज्य के, वो प्रॉपर तरीके से अपने राज्य का जो कह सकते हैं कि वो खेल नहीं सकते हैं और ना ही वो देश के लिए अगर खेलना चाहे तो इन विवादों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।
जोधपुर के उम्मेद पैलेस में केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का शादी समारोह आयोजित किया गया, जहां वर वधू दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने की तस्वीरें आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्तिक और अमानत की जोड़ी देखी जा सकती है। उधर इससे पहले कार्तिकेय चौहान की बारात उम्मेद पैलेस जब पहुंची तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जमकर थिरकते नजर आए। बाराती बनकर पहुंचे सिंधिया का शिवराज सिंह ने गले मिलकर स्वागत किया। बारात में सिंधिया शिवराज परिवार के साथ जमकर नाचे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की शादी समारोह से आई ये बेहद खूबसूरत तस्वीरों के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।